हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो जैसा कि आपने देखा था कि कल की वीडियो में हम यूपी टेट 2018 पेपर 1 के मैथ का सलूशन डाले थे। आज हम इस नए वीडियो में 2017 पेपर फर्स्ट के मैथ सलूशन डाल रहे हैं और इसी तरह से धीरे धीरे करके हम जितने भी ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं हम सबके मैथ्स के सलूशन डाल देंगे। फिर साइंस के भी सलूशन इस तरह से वीडियो बना देंगे और धीरे धीरे करके हम आपको क्वेश्चंस को बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। तो किसी आयत चित्र में जो आयत की ऊंचाई है वो उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। यही इसका आंसर है, ठीक है। क्या होता है कि जब भी किसी आयत चित्र की बात हम करते हैं तो आयत की जो ऊंचाई होती है वो उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि आंकड़े जो होते हैं वे सभी संख्याएं हैं जो कि एक निश्चित वर्ग अंतराल के बाद सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो यही है, आप जानते रहिए किसी आयत चित्र में आयत की जो ऊंचाई होती है उसके वर्ग की बारंबारता को दिखाती है। एक रचनात्मक कार्य में जो शिक्षक है, शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो रचनात्मक कार्य में से एक शिक्षक है, उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को प्रश्न को ढूंढने के लिए अपनी नीतियों को विकसित करने देना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। विद्यार्थियों को सूत्र रटने को कहना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है कि विद्यार्थियों को आप कहेंगे कि सूत्र रटिए। तो इसका नेगेटिव पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही ढूंढनी है। ऐसी परिस्थिति बनाना जिससे विद्यार्थी खुद हल खोजें, ये तो सही है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के लिए अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, ये भी सही है। तो क्या गलत है इसमें? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये सही नहीं है, यही इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपसे कहा जा रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप एक चीज़ जानते रहिए, जो कोटि पूरक होते हैं, जो कोटि पूरक कोण है उनके जो योगफल होते हैं, दो कोटि पूरक कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। दो कोटि पूरक कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। माना कि एक्स और वाई यही दोनों क्या है? कोटि पूरक कोण है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा आपका? 90 डिग्री, क्योंकि दो कोटि पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। अब आपसे क्या कह रहा है? कोटि पूरक कोणों का अंतर दिया गया है 40 डिग्री। तो एक्स पहला कोटि पूरक कोण और वाई दूसरा, इसका अंतर आपको 40 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या? 2x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 9 4 13 130 डिग्री होगा। या फिर ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65। x इक्वल टू कितना होगा? 65 डिग्री। और अगर हम इस 65 को यहाँ पे पुट करते हैं तो x के प्लेस पे 65 प्लस वाई इक्वल टू 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। या फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 65 और निकल के क्या आएगा? 25। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 25। x कितना होगा? 75, y कितना होगा? 25। इस तरह से जो आंसर है x 75 और y आपका 25, इस तरह से आपका क्या है? सोल्यूशन थर्ड जो है इसका ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा दो कोटि पूरक कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है। तो हम जानते हैं कि जो भाग होता है, भाग तो सबको आता ही होगा। चलिए इसमें इसको भाग करते हैं। पहले 12 10, 12 को जब हम भाग देंगे 12 से तो क्या हो जाएगा? 12 को 12 से भाग देंगे तो 12 का नाम क्या हो जाएगा? 12 12 वन जा आपका 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 उतरेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर 1 से 12 में कोई भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 उतारेंगे तो भी, क्योंकि यहाँ दो संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। फिर हम 1 उतारेंगे, यहाँ फिर से एक 0 बढ़ाएंगे। फिर क्या होता है? 12 × 96, 12 × 96 यहाँ करेंगे। फिर जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और 2। यहाँ फिर देखिए 52 है, 52 को जब हम भाग देंगे 12 से तो क्या आएगा? 12 चौक 48 होता है, ठीक है। जब यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 52 में से अगर हम 48 हटाएंगे, जब 52 में से 48 हटाएंगे तो क्या आएगा? 4। यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है 4 का? यही आपका आंसर होगा, ठीक है। भाग दे करके निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। तो क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण या बिना समझने रटने की क्षमता,
या फिर शिक्षकों को सुनने की क्षमता या अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो क्या देखना चाहिए, गणित को समझने की या फिर गणित संप्रेषण की क्षमता, यही देखना चाहिए। ऐसा नहीं बिना समझने रटने की कोई क्षमता नहीं होती है, ये अवधारणाएं ना समझ पाने पर प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर जो है वो परिसर कहलाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं आखिर परिसर कैसे है ये। ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर परिसर है। ठीक है, तो परिसर आखिर होता क्या है, निकालेंगे कैसे। अधिकतम मतलब यहाँ पे 5 है, न्यूनतम मीन्स क्या है 1 है। जब 5 में से 1 निकालेंगे तो इसका अंतर क्या आएगा 4, और यही 4 इसका क्या हो जाएगा परिसर। ये ध्यान दीजिएगा, अधिकतम में से जब न्यूनतम हम निकालते हैं तो हमेशा उसका परिसर या फिर इसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगी। याद रखिएगा, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, लिखा है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कोई भी संख्या है जिसके 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। ठीक है, तो माना कि वह संख्या, लेटस हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है x है। अब वो संख्या जब x है तो x के 3/4, x के 3/4 का 2/3, 2/3 किसके बराबर है आपसे कहा रहा है, तो 24 के बराबर है। x के 3/4 का 2/3 किसके बराबर है, तो 24 के बराबर है। हम यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट कर देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वो संख्या निकालनी है, x इक्वल टू आपका होगा, इस 2 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 48। ठीक है, कितना आएगा 48। तो कह रहा है उस संख्या, यहाँ पे उस होना चाहिए, ये पूरा नहीं लिखा है, उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो उस संख्या का 1/4 मतलब 48 का 1/4 क्या होगा। तो हम जब 48 का 1/4 निकालेंगे तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, क्या आ रहा है 12। तो 48 का 1/4 कितना होगा 12 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पहले क्या माने हैं, माना कि वो संख्या क्या थी x थी, x का 3/4 का 2/3 कितना है 24 है। जब हम इसको कैंसिल करते हैं 2 दूनी 4 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाके 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा क्या 48। अब कह रहा है वो जो संख्या निकली है, मतलब ये जो x है, x का 1/4 मतलब 48 का 1/4 क्या होगा 12 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो आपसे कह रहा है कि x + 2√10 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको 7 + 2√10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 2√10 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2 + 2 × 5 × 2, ये इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 7 यहाँ पे हुआ। या फिर हम इसको अब लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2, इतना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किसका होल स्क्वायर बना, a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया है। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 7 + 2√10, ये इसी की वैल्यू है ना, 7 + 2√10 इसी की वैल्यू है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, और जब इधर से स्क्वायर, ये हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उठा करके हम यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब 7 + 2√10 का हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट हम करेंगे, ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा √5 + √2, यही इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √5 + √2। यहाँ पे देखिए यही है इसका सोल्यूशन। ठीक है, √2 + √5 वहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका सोल्यूशन है। आपको समझ में आ गया। पहले यहाँ पे क्या किया हमने, 7 को ब्रेक कर दिया 5 + 2 में, और अंदर हमने 10 को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। ठीक है, कोई भी संख्या है जिसके 60% का 3/5वां भाग आपको दिया गया है 36 है, तो कह रहा है कि तो वह संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, 60% का 3/5वां भाग, तो हम क्या मान लेंगे कि माना कि जो संख्या है वो क्या है आपकी x है। अगर इस तरह से हम मानते हैं कि वो जो संख्या है वो आपकी x है, एक मिनट रुकिए, हम ये मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है आपकी x है। x का 60% मतलब होता है कितना 60/100 का 3/5वां भाग मतलब 3/5 का 3/5वां भाग मतलब 3/5 कितना है 36 है। ठीक है, 36 है। या फिर यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो देखिए 60 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6 6 जा 36 होगा, 3 1 जा 3 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 5 जा 52 जा कितना होगा 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो वह संख्या कितनी होगी आपकी 100। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आया, मानेंगे कि वह संख्या आपकी x है। x का 60% मतलब 60 कितना होता है 100, x का 60% मतलब 60/100 का 3/5 मतलब 3/5 इक्वल टू कितना आपको गिवन है 36। अब यहाँ से जब कट करेंगे तो 6 1 जा 6 6 जा 36 होता है, 3 1 जा 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक जीरो से एक जीरो हम कट कर देंगे या फिर x से करेंगे तो 10 5 जा कितना होगा 50 और 52 जा यहाँ पे 2 बचा है तो 52 जा कितना आपका आएगा 100, आंसर क्या होगा 100। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। आपसे कह रहा है कि किसी संख्या का विश्लेषण नामक पद्धति, किसी संख्या के विश्लेषण नामक पद्धति का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो विश्लेषण नामक पद्धति का जो मुख्य श्रेय है वो R.A. फिशर को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जो मुख्य श्रेय है सांख्यिकी का वो R.A. फिशर को जाता है। इनका पूरा नाम है रोनाल्ड एल्मर फिशर, इनका पूरा नाम है रोनाल्ड एल्मर फिशर। ठीक है, रोनाल्ड एल्मर फिशर, यही इनका पूरा नाम है। ठीक है, और सांख्यिकी में प्रसरण का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है पाई क्या है। तो ये आपके कई एग्जाम में पूछा गया है कि पाई क्या है। तो पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक बार ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे हम p/q मतलब रेशनल रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये √2 √5 √3 यही सब होती हैं अपरिमेय संख्याएं। पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कह रहा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/7 है, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। हम मान लेते हैं a इक्वल टू कितना हुआ 3x। ठीक है, b इक्वल टू कितना हुआ 4x और c इक्वल टू हम मान लेंगे c इक्वल टू कितना हो गया 7x। हमने इसको x मान लिया है, ये रेशियो नंबर है, हम इसको x मान लिए। a इक्वल टू 3x, b 4x और c क्या है 7x। अब इसमें हम इसके वैल्यू को रख देंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन हो जाएगा c, या फिर अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका होगा 3x प्लस 4x प्लस 7x अपॉन हो जाएगा 7x। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 कितना हो जाएगा 14x बटे 7x। x से x कैंसिल आउट होगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। या फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो कौन सा आंसर होगा आंसर नंबर 4। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम इसकी वैल्यू को, इसकी रेशियो को किसी एक वेरिएबल से मान लेंगे। a इक्वल टू 3x जैसे हमने x माना है, a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x और c इक्वल टू 7x। पूरा करके इसी पे बस वैल्यू आपको पुट करनी है और कुछ नहीं, इसमें कुछ है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसके इकाई गुणनखंड बताने हैं। ये बहुत इजी होता है और इतना बड़ा है कि आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। पूरा मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि कम से कम आपका 5 से 6 मिनट का जाना। इसलिए ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इकाई का अंक। इकाई का अंक जब पूछेगा तो सिर्फ सब में से आप इकाई के नंबर को लेंगे। इसका 8 है, इसका क्या है 6 है, इसका 9 है और यहाँ पे इसका 2 है। ठीक है, तो जब आप हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा क्या होता है 48 होता है और 9 6 जा 9 2 जा 18 होता है। अब इसके भी हम इकाई नंबर को लेंगे। 8 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो यही इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें सिर्फ इकाई के अंक को ही लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप अगर पूरा करने बैठ गए तो समझिए कि आपके 5 से 10 मिनट चले जाएंगे, इसलिए आपको टाइम बचाना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। फिर आपको दिया गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 72 हैं। तो इन संख्याओं का योगफल आपको 60 दिया गया है। तो इनमें से एक संख्या होगी आपसे, तो इसमें से संख्याएं पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 60 है। माना कि दो संख्याएं, हम मान लेंगे, माना कि जो दोनों संख्याएं हैं, माना कि पहली संख्या a व दूसरी संख्या b है। ठीक है, माना कि जो संख्या है पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, आपसे कह रहे दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम समापवर्त 12 और 17 हैं। तो ये आप जानते रहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लासा इंटू मासा। दो संख्याओं का गुणनफल ए बी इंटू होता है लासा इंटू मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 12 इंटू 72। हम इसको क्या मानेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 12 इंटू 72। फिर आपसे कह रहा है इन संख्याओं का जो योगफल है वो 60 है। मीन्स आपको a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया 60। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है आपका एक फार्मूला होता है, आप कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं, हमने इस वीडियो में डाल रखा है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ छोटे छोटे फार्मूले जब आपको लर्न रहेंगे तो वो करने में ज़्यादा ही ईजी होंगे आपके लिए, वो टाइम बचा सकते हैं आपके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है। a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, आपने कितना लिया है 60 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए बी का 12 इंटू 72 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इंटू 72 दिया गया है आपको, यहाँ पे नोट करेंगे 72। ठीक है, हमको यहाँ थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आप ए बी को हमें यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन आपका क्या था, जो हम पूरा सॉल्व कर रहे थे, वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू था a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल टू ये आपका 60 का होल स्क्वायर हो गया -4 इंटू 12 इंटू 72। हम ऐसे करेंगे 12 इंटू 72 करेंगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा 3600। जब हम इसको करेंगे तो ये आपका 3600 हो जाएगा, माइनस इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3456 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3456 होगा। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका क्या आएगा 144। ठीक है, 144 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 144, या फिर a माइनस बी, अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा 12। a माइनस बी 12 है, a प्लस बी आपका 60 है, जिसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। a माइनस बी आपका 12 है, a प्लस बी आपका 60 है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप प्लीज़ कॉपी में कर लीजिएगा। a माइनस बी इक्वल टू आपका 12 है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 72। ठीक है, 2 इक्वल टू 72 हो जाएगा 2, या फिर a इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 34 हो जाएगा। और b निकालेंगे तो जब यहाँ पे रख देंगे हम कहीं पे a की b रख देंगे तो b आपका क्या आ जाएगा 36। ठीक है, b आपका कितना आ जाएगा 36, एक मिनट,
बी इक्वल टू आपका, हाँ ठीक है, बी इक्वल टू आपका जब यहाँ रखेंगे, ए आपका 36, हाँ 36 है, सॉरी यहाँ पे ये 36 है, गलत हो गया था, ये 36 है, ठीक है। यहाँ पे सब जब डिवाइड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ए की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 60, या फिर ए की वैल्यू हम यहाँ बी जब निकालेंगे तो 60 माइनस 36 करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ठीक है। और यही पहली संख्या 36 हो जाएगी, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी, तो इसमें से एक संख्या आपको बतानी है, ऑप्शन में है आपका 24, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, ये थोड़ा बड़ा है, आप इसको कॉपी में करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको गिवन है, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। हम आपको इसको दो तरीकों से बताएंगे, जिससे भी आपको इजी लगे आप उसी से इसको कर लीजिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंटेज में बताना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे अगर हम ये मानेंगे कि माना कि जो आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जिसे हम एसपी कहते हैं, मान लेंगे वो एक्स है, तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो आपका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब विक्रय मूल्य एक्स है, एक्स का 3/2, ठीक है। 3x इक्वल टू 3x/2 हो जाएगा, ये आपका 3x/2 हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, मतलब हानि या लाभ निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, लॉस या फिर प्रॉफिट निकालना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटाएंगे, हमेशा यही हम करते हैं। विक्रय मूल्य x है, उसमें से क्रय मूल्य जब हम हटाएंगे, विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य हटाएंगे, एक मिनट रुकिए, विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य हटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3x/2। यहाँ पे 2x में से 3x जाएगा तो ये -x/2, माइनस आने का मतलब है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब उसे हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो जो लॉस परसेंटेज होता है, लॉस मतलब हानि अपॉन होता है सीपी क्रय मूल्य, हानि अपॉन क्रय मूल्य होता है, हानि कितना है x/2, क्रय मूल्य कितना है 3x/2। अब यहाँ से देखिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, हाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं किए, ये इंटू 100 होता है, x से फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3x/2 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं x/2 इंटू 2/3x इंटू 100, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 100/3 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 100/3 होगा, और 100/3 मतलब 33.5, 33 सही 1/3 क्या है, हानि हो रही है, 33 सही 1/3 और उसको हानि हो रही है। आप इतना एक बार ठीक से ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें हम आपको एक और बता दे रहे हैं, आपको जो भी इजी होगा आप उसी से कर लेंगे। मान लेंगे, हम पहले ये मान लेंगे कि माना कि जो विक्रय मूल्य है, सबसे पहले हम मानेंगे कि जो विक्रय मूल्य है मान लेंगे वो 100 है, ठीक है, ये इजी होता है, बस आपको ध्यान रखने की बात है। मान लेंगे कि हम विक्रय मूल्य 100 है, तो अब यहाँ पे हम जो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, चूंकि ये विक्रय मूल्य का 3/2 है, ठीक है, विक्रय मूल्य का जब 3/2 निकालेंगे तो इसको कट करेंगे, ये 50 आ जाएगा, और 50 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा 150। एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगी। अब यहाँ हमको ऐसे भी पता चल गया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, मतलब क्या है, हानि है। हानि वो भी कितना है, कितने रुपए की है, 50 रुपये की हानि है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो लॉस है वो कितने रुपए का है, 50 रुपये का। अब हानि को जब हम निकालेंगे परसेंटेज में, तो हानि अपॉन क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू क्या होगा 100। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे हानि 50 है, बट क्रय मूल्य कितना है 150, इंटू 100 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये होगा 100/3, 100/3 मतलब 33 सही 1/3% हानि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है,
आपका है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल आपको 660 मीटर दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके आगे बता देंगे। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको 660 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई तथा उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 है तो उसकी छत का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है कि कमरे की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 2 गुनी है। ठीक है, जो कमरा है, कमरे की जो कमरे की लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है। तो मान लेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि जो चौड़ाई है वो कितना है, x है। तो जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। अब चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल दिया गया है। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम शॉर्टकट लिखेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 660 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को लर्न रखे करिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, यही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में होगा इंटू एच, उसकी ऊंचाई, इक्वल टू आपको 660 दिया गया, 660 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है, यहाँ पे लंबाई 2x लिया हमने, चौड़ाई x लिया है, उसकी ऊंचाई आपको गिवन है, ऊंचाई 11 है। अब यहाँ से जब करेंगे तो कट कर देंगे, 11 छक्के 66, ये आपका 60 हो जाएगा। 2 से भी कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30, मतलब 3x इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। आपसे क्या कह रहा है कि कमरे की लंबाई, आपसे कह रहा है कि तो उस छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, उस छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि लंबाई, अब हम क्या यहाँ से देंगे, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब उस छत का क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं छत का क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई 20 दिया है, चौड़ाई 10 दिया है, मतलब कितना हो जाएगा, 200 वर्ग मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। समझ में है। सबसे पहले कमरे की चौड़ाई मानेंगे, आपको कह रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है, तो लिख लेंगे 2x हो जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, आप 660 आपको गिवन है, यहाँ पे 660 है आपको दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ब्रैकेट में है, इंटू एच हो जाएगा आपको, जो कि गिवन दैट है। आप उस सब के वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 604 डैश डैश 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थानों के स्थान पर जो पूर्णांक आने हैं उसको आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको कह रहा है 604 डॉट डॉट 6 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थानों का पूर्णांक आपको बताना है। यहाँ पे आप 2 चीज़ करेंगे, 11 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं हैं, जो इसमें 11 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है उसके सम और विषम दोनों प्लेसों के वर्गों का हम क्या करेंगे, दोनों प्लेसों के अंकों का हम जो है दोनों प्लेसों को हम जोड़ करके उसके अंतर को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम करेंगे 604, यहाँ पे डैश है तो डैश के प्लेस पे हम x मान लेंगे, फिर ये 6 है। यहाँ पे देखो विषम अंक देखिए कौन सा, एक 6 है, एक 4 है, फिर ये 6 है, और सम अंक क्या है, 0 है, और 0 के बाद x है। इसको विषम अंक को जोड़ेंगे, सम अंक को जोड़ेंगे, दोनों का अंतर निकाल के इक्वल टू 11 कर देंगे। तो विषम अंक 0, 6 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, माइनस विषम अंक क्या है, 0 प्लस x इक्वल टू कितना है, 11 है, क्योंकि 11 से ही तो डिवाइड होना है। अब इसको करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना होगा, 16, माइनस 0 में x जोड़ेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 11, या फिर x इक्वल टू x उधर जाएगा तो 16 में से 11 निकालेंगे, कितना आएगा, 5। तो इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 5, यही आपका आंसर है। आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसके सम और विषम अंक को जोड़ लेंगे, जोड़ करके उसका अंतर निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो 20वीं सदी की जो स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ थे वो श्री निवास रामानुजम थे, इसको हम जानते ही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा का घन बनाया गया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक आपको घन दिया गया है। कह रहा है कि इसके सभी फलक पर क्या लगाया गया, रंग। जो इसके फलक हैं सभी फलकों पर रंग लगाया गया। यदि इसमें से कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले को काटें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में से काटा जाता है। यदि इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों को काट लिया जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों के एक ही फलक पर रंग होंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन कई पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे जब ये पूछा जाए कि आपको कोई भुजा दे करके कहा जाए कि उसके सभी फलक रंगे गए हैं और उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन को काटा जा रहा है या फिर 2 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो भी आपसे कहा जाए घन को काटा जा रहा है, तो उसके कितने घनों पर एक ही फलक पे रंग लगता है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि आपका है, आप याद रखिएगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। बस यही इतना है, 6n-2 का होल स्क्वायर। और जहाँ पे n क्या दिया है आपको, 5 है, तो हम लिख सकते हैं 6 × 5 - 2 का होल स्क्वायर, या फिर 6 × 5 - 2 यानी 3 होगा। 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 6 × 9 मतलब 9 6 कितना होगा, 54। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे जब आपसे कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब के घनों को काटा जा रहा है तो उसमें एक ही फलक पे जब रंग होगा तब की बात है। तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, यही होगा इसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों में से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो उसके माध्य और बहुलक ये दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हटाए जाते हैं तो उसके माध्य और बहुलक ये दोनों प्रभावित होंगे, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि यदि हम आंकड़ों के दोनों छोरों के चरम प्रेक्षण को हटा लेते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के केवल माध्य और बहुलक ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि माध्यिका तो बीच में रहती है, उसके मध्य पद पर डिपेंड करता है, इसलिए माध्यिका जो है वो प्रभावित नहीं होती और सिर्फ क्या उसके बहुलक और माध्य प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बड़ी संख्या 2 संख्याओं के बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग आपको 71 दिया गया है, ठीक है। तो वह संख्याएं आपको निकालनी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं हैं जिसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो मान लेते हैं, माना कि जो बड़ी संख्या है वो आपकी x है और जो छोटी है वो क्या है, y है। मान लेंगे बड़ी संख्या x है और छोटी है वो y है। तो अब इसका पहला पकड़ते हैं, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। पहला, बड़ी संख्या का 2 गुना 2x = छोटी संख्या के 5x 5 गुने से 3 ज़्यादा है, 5y + 3 3 ज़्यादा है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2x - 5y = क्या हो जाएगा, 3। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अब आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 71 है। बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या मतलब हो गया 4x, इसका 4 गुने बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुने का योग, छोटी संख्या मतलब कि 3y, इसका योग कितना है, 71 है, ठीक है। जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखिए, अगर हम फर्स्ट में यहीं पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, अगर हम फर्स्ट में यहाँ पे देखिए 3 है, अगर हम फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फर्स्ट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं 6x - 15 y = कितना होगा, 15 हो जाएगा। और नीचे दूसरे में देखिए, नीचे में क्या लिख सकते हैं, 20x, यहाँ पे लिख सकते हैं 20x + 15 y = कितना हो जाएगा, 355। या फिर अगर हम यहाँ से
कैंसिल करें, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 26x इक्वल टू हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 होगा 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 364। और जब 26 को 364 से हम भाग देंगे तो x इक्वल टू आपकी क्या आएगी 14। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14, ठीक है। और जब इस x को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं, चलिए x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो 2x इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे रख के दिखाते हैं, 2 की जगह पे अगर हम 14 रख देते हैं यहाँ पे, ये आपका 28 हो जाएगा। 28 में से 3 हटाएंगे तो 28 में से जब 3 हटाएंगे तो 25 हो जाएगा। और 5y इक्वल टू 25, तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा प्लीज़, यहाँ पे स्पेस कम है तो यही इसका आंसर आएगा। आप इतना कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका है, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो ऐसी संख्याएं बताइए। आप एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या फिर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि 3 है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है, और बाकी सब में 4 है। और कह रहा है यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो पहला देखिए, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, पहले में देखिए, पहले में फर्स्ट में जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका ये 9 आ जाएगा। 9 तो 4 से विभाजित ही नहीं होता। अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका 12 आ जाएगा, जो कि 3 4 दोनों से विभाजित होता है। इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, जबकि 3 4 से विभाजित नहीं होगा। हम यहाँ पे ऐड की बात कर रहे हैं। इसको करेंगे तो 16 आ जाएगा, जबकि ये नहीं विभाजित होता है 3 से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन जो है ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इजी है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल है, आपको दिया गया ABC। यहाँ पे देखिए ABC एक ट्राइंगल है, इसके मध्य बिंदु क्रमशः EFD है, ठीक है। EFD है, तो आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। ट्राइंगल ABC, आप इतना एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए DEF ही है, चारों को ऑप्शन में DEF है, इसलिए हम DEF ही मान के चलेंगे। ट्राइंगल ABC जब ये इसके मध्य बिंदु है तो इस तरह से करने पे इस पे कितने ट्राइंगल बने हैं 3। ABC इक्वल टू हो जाएगा, आप ध्यान देखिएगा 4 इंटू ट्राइंगल DEF। ये सारे जो ट्राइंगल बने हैं सब के सब बराबर हैं। ये ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4 इंटू ट्राइंगल DEF, या फिर हम अगर कहेंगे ट्राइंगल DEF इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ट्राइंगल ABC, 1/4 ट्राइंगल ABC। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा यही है, क्योंकि ये चारों ट्राइंगल इसके मध्य बिंदु में है। ये चारों बिंदु हैं इसके, इस ट्राइंगल के मध्य में है, इसलिए जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सब के सब इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A और B, किसी काम को A और B दिया है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। B C उसी काम को 15 दिन में करते हैं। C और A उसी काम को कितना 20 दिन में करते हैं। तो A को अकेले उसी काम को बताना है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे A प्लस B किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, मतलब 1/12। B प्लस C उसी काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, मतलब 1/15। C प्लस A किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, मतलब 1/20। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, A B और C तीनों को जोड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं 2 × 2 क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे A और A 2 बार, B 2 बार, C और C 2 बार, इतना कर सकते हैं। इक्वल टू इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे 12, 15 और 20। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 60 हो जाएगा। इक्वल टू जो हम 12 पंचे 60 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 15 चौका 60 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 करेंगे तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 2 × A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा
5 और 9 3 12, या फिर 12/60 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कैंसिल करते हैं इसको, तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और 6 को 10 इससे कैंसिल करते हैं 10, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके किसी भी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब निकालना किसका है, आपको कह रहा a के लिए निकालना है। b प्लस सी कितने दिन में करता है, तो 1/15 दिन में करता है। या फिर a इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/10 माइनस बी प्लस सी को निकाल देंगे। जब 1/10 में से 1/15 हटेगा तो आप इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। इसका वो आएगा, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जब हम इसको करेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 30 आएगा। और जब एलसीएम इसका 30 आएगा, यहाँ पे करना है एलसीएम 30 आएगा तो 10 3 जा 33 हो जाएगा, माइनस 15 2 जा हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। मीन्स ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/30, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 30 दिनों में, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि एक खंभा है, ठीक है, एक खंभे का जो 4/7 भाग कीचड़ में है, ठीक है, कीचड़ में धंसा हुआ है। जब उस खंभे को हम निकालते हैं, ठीक है, जब उस खंभे के 1/3 भाग को बाहर खींचा जाता है, तो यह पाया गया है कि जो खंभा है उसका 1/3 भाग जब बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि उसकी जो माप है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो अब पूरे खंभे की आपको लंबाई निकालनी है। ये बहुत इजी है, एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, माना कि आपसे कह रहा है कि जो खंभा है, मान लेंगे हम खंभे की जो लंबाई है, माना कि जो इसकी टोटल लंबाई है वो x है। एक खंभे का जो 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, पूरे खंभे की लंबाई हमने क्या मान लिया x है, और धंसे हुए भाग कीचड़ में धंसे भाग की लंबाई कितनी है, धंसे भाग की लंबाई कितनी है 4/7x है, 4/7x हमने मान लिया। जब उस खंभे के 1/3 भाग को बाहर खींचा गया है, तो अब कीचड़ पर जो शेष भाग अभी भी धंसा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके 1/3 भाग को खींचने पर, भाग को जब खींचेंगे, खींचने पर शेष जो है वो कितना बचा है 8 मीटर बचा है। 1/3 भाग को खींचेंगे, मतलब हम क्या करेंगे कि 4x/7 में से जो उसका 4x/7 का 1/3 भाग है उसको हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, 4x/7 के 1/3 भाग को खींचेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप यहाँ से 21 कर सकते हैं, या फिर जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जब पूरा खींचा जाएगा, ठीक है, ये पूरा भाग खींचने पर आपका आएगा 8x/21। ठीक है, ये कितने के बराबर है, पूरा खींचने पर ये पता पाया गया, ये नापा गया कि जो उसकी माप है वो 8 है। ठीक है, 8x/21 की वैल्यू कितनी दी गई थी 8 है, या x से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, मतलब यही इसका आंसर है। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे कि खंभे की पूरी लंबाई x है, अब उसका जो कीचड़ में धंसा हुआ भाग है वो कितना हो जाएगा 4x/7। अब उस 4x/7 के 1/3 भाग को जब खींचा जाता है तो क्या पाया जाता है कि जो उसकी जो लंबाई थी वो 8 मीटर है। तो हम पहले 4x/7 के 1/3 भाग को निकालते हैं। 4x/7 में से इसके 1/3 भाग को जब हम निकालेंगे, ठीक है, 1/3 भाग को निकालेंगे तो ये 1/3 भाग इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करने पर हमको मिल जाता है ये आपका 8x/21, और एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी दी गई 8 मीटर। 8 से 8 हम क्या करेंगे कैंसिल आउट, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर, यही इसका सोल्यूशन होगा, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। पंचभुज है तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आपको निकालना है। ये फार्मूला आपको हमने पहले कल की वीडियो में भी बताया था, तो इसके निकालेंगे अंतःकोणों का, इसके अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है ये आप लर्न कर लीजिएगा। अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योग इक्वल टू होगा, योग इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, बहुभुज क्या है पंचभुज है, या फिर हम कह सकते हैं 5 - 3 इंटू 180, या फिर 2 इंटू 180, और 2 इंटू 180 कितना आएगा 360। ठीक है, सॉरी n-2 दिया था, n-2 है आपको, n-2 है
इंटू 180, यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 इंटू 180, और 3 इंटू 180 मतलब कितना होता है 540। जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 540, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। ठीक है, इसका गुणनफल दिया गया है और अंतर दोनों दिया गया, अंतर 5 है और गुणनफल 36 है, तो उसका व्युत्क्रम निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं क्रमशः a और b हैं। माना कि संख्याएं, मान लेंगे संख्याएं a व b हैं। ठीक है, मान लेंगे। आपसे क्या क्या कह रहा है कि संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी इक्वल टू आपको 5 दिया है और उसका गुणनफल दिया है 36 है। ठीक है, फिर अब उसका व्युत्क्रम निकालना है आपको, उसके व्युत्क्रम का अंतर निकालना है। तो माना संख्याओं का व्युत्क्रम हो जाएगा ए बी 1/b माइनस 1/a। अब इसको करेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, या फिर बी ए लिख सकते हैं। a माइनस बी का आंसर आपको दिया है, दिया है 5 और ए बी की वैल्यू 36, तो 5 अपॉन कितना होगा 36, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वह संख्या याद करनी है। इस तरह से क्वेश्चन कई आते हैं, इसलिए आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग गुणनफल आपको कितना दिया गया है 6 है। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कि जो इकाई है, हम सबसे पहले मानेंगे जो इकाई है वो x है और जो दहाई है वो कितनी है y है। तो जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, संख्या इक्वल टू कितना होगा 10y + x, ये संख्या हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों का गुणनफल आपको 6 दिया गया, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या में हम 9 जोड़ते हैं तो संख्या का स्थान बदल जाता है। ठीक है, यदि संख्या में हम 9 जोड़ेंगे तो संख्या का स्थान बदल जाता है। आपकी संख्या क्या है 10y + x। अब इसमें हम अगर 9 जोड़ते हैं तो इसका स्थान बदल जाता है, मतलब 10x + y हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 9, इसको इधर ले जाएंगे 9x और ये दूसरी साइड जाएगा 9y इक्वल टू कितना होगा 9, या फिर x - y, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए हमको आगे जाना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। आपका है x × y क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, और x - y इक्वेशन x - y इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप करिएगा कि xy, यहाँ पे ध्यान दीजिए, xy आपका कितना है 6 है। ठीक है, xy 6 है, और दूसरा है आपको कह रहा है कि x + y इक्वल टू आपको 1 दिया गया है। ठीक है, सॉरी x - y इक्वल टू आपको 1 दिया गया। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। हम इसको राइट कर सकते हैं x + y। ये प्लीज़ हम आपको कह रहे हैं कि आप फार्मूले को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हैं, क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले आपके टाइम बचा सकते हैं। फार्मूला x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर प्लस 4 × xy। यहाँ पे देखिए x - y और xy की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू xy की वैल्यू कितनी होगी 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 × xy 6 हो जाएगा। 1 + 24, या फिर x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा, या फिर x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 25 हो जाएगा। x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका कितना हो गया 3rd, इक्वेशन नंबर 2 और 3rd को जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपको 3 मिलेगा और y इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। इस तरह से जब हम इसको उस नंबर में रखेंगे जो कि हमने लिया था 10y + x, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 23। इसकी वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी 23, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से ये एक सेट आपका कंप्लीट हुआ 2017 का, ये सेट है प्राइमरी का, और अब हम आगे 2016 का डालेंगे। इसी तरह धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आपको बोर्ड पे बताएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।